भाइयों, बहनों और प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी के अंतर्गत व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये दिया किसने है? ये सिद्धांत को दिया है सिगमंड फ्रायड ने। और ये माना जाता है कि व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य प्रत्यय सिगमंड फ्रायड ने जिस पर विशेष जोर दिया, दो मुख्य प्रत्यय पर जोर दिया। एक पर उन्होंने कहा अचेतनता और दूसरा कहा इदम, अहम और पराहम। पहले को कहा अचेतनता और दूसरा इदम, अहम और पराअहम। इन दो प्रत्ययों पर उन्होंने अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। फ्रायड का मानना था कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं उस व्यक्ति के चेतन रूप में सजग होने से कहीं अधिक वह क्या होती हैं, कहीं अधिक व्यापक और जटिल होती हैं। अर्थात जितना उसका चेतन क्रिया परिलक्षित होता है उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाओं से। तो फ्रायड महोदय का मानना था कि व्यक्ति के चेतन रूप में सजग होने से कहीं अधिक व्यापक और जटिल होती हैं। तो फ्रायड ने मानसिक क्रियाओं के चेतन और अचेतन, इन्होंने मुख्यतः किस पर जोर दिया था? अचेतनता पर। लेकिन जो उन्होंने बताया था, तीन पक्ष की बात किया था, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो यहां इन दोनों के मध्य अर्थात चेतन और अचेतन की बात की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कि पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े, यानी चेतन और अचेतन को उन्होंने पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से किया। और यह कहा कि जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी के ऊपर आता है या पानी के ऊपर दिखाई देता है, पानी के ऊपर नजर आता है, उससे कई गुना अधिक बर्फ का हिस्सा पानी के अंदर रहता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक उसी प्रकार चेतन और अचेतन, जिस प्रकार बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा क्या होता है, पानी के ऊपर दिखाई देता है और अधिक हिस्सा पानी के अंदर, यानी दिखाई देने वाले हिस्से से कई गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर रहता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष अधिक व्यापक और जटिल होता है। यानी चेतन की अपेक्षा अचेतन क्या होता है? वह अधिक व्यापक और जटिल होता है। तो यहां तीनों पक्षों की मैं बात कर दूं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो ये जो तीन हमारे सामने हैं, तो प्रारंभ अचेतन से करते हैं। तो जो अचेतन होता है, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं, तो फ्रायड के अनुसार वास्तव में अचेतन एक अनजानी परंतु शक्तिशाली व जीवंत शक्तियों का संचय होता है। तो ये क्या है? एक अनजानी चेतन, अचेतन क्या है? एक अनजानी किंतु शक्तिशाली जीवंत शक्तियों का, जो जीवंत शक्तियां हैं, उन जीवंत शक्तियों का क्या होता है? एक संचय होता है जो व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? यह व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है। चेतन व्यवहार पर क्या करता है? चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है। और व्यक्ति की जो असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति वह दैनिक जीवन में नहीं कर पाता या संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए वे चेतन से हटकर दमित रूप में अचेतन में एकत्रित हो जाती हैं। यानी जो यहां किस तरह की बात किया उन्होंने, जो हमारी
अनैतिक। अनैतिक के साथ साथ दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, जो अनैतिक हैं या असामाजिक हैं, उनका क्या होता है, वह किस रूप में एकत्रित होती हैं, वह दमित रूप में एकत्रित हो जाती है। कहां पर, वह अचेतन में एकत्रित हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती हैं, परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये अचेतन क्या करता है, यह व्यक्ति के व्यवहार को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति के व्यवहार को अचेतन क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। वहीं जब हम अर्धचेतन की बात करते हैं, सबकॉन्शियस की, तो अर्धचेतन वास्तविकता से संबंधित होता है। अर्धचेतन किससे संबंधित होता है, अर्धचेतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यह संबंध इसका वास्तविक जीवन से है, वास्तविक तथ्यों से है, अर्थात वास्तविकता से होता है। और ये चेतन और अर्धचेतन, यह इसका प्रमुख कार्य क्या है, चेतन और अर्धचेतन के मध्य यह क्या करता है, पुल का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है, लिंक का कार्य करता है। वहीं जब हम चेतन की बात करते हैं तो चेतन क्या है, कॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं, इसमें सामाजिक रूप से स्वीकृत जो भी अनुभूतियां होती हैं वो प्रबल होती हैं। चेतन में जो भी हमारी सामाजिक अनुभूतियां होती हैं वो प्रबल होती हैं। ये क्या होती हैं, ये प्रबल होती हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अचेतन है, अचेतन क्या है, अचेतन में सामाजिक जो भी सामाजिक मान्यता के अनुरूप ना हो अर्थात असामाजिक हो, नैतिक रूप में मान्य ना हो अर्थात अनैतिक हो, तो उनका क्या करते हैं, वह इच्छाएं दमित हो जाती हैं। और वही दमित इच्छाएं कहां होती हैं, वो अचेतन में होती हैं। वहीं जब हम अर्धचेतन की बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है, यह वास्तविकता से संबंधित है या व्यवहारिकता से संबंधित है। और यह किसके बीच, चेतन और अर्धचेतन के मध्य क्या करता है, उनके मध्य पुल का कार्य करता है। वहीं जब हम चेतन की बात करते हैं तो यह सामाजिक अनुभूतियां जो होती है वो प्रबल हो जाती हैं, या यूं कह दें कि सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां यहां क्या होती हैं, यहां प्रबल होती हैं। अर्थात सामाजिक नियम, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान, यह है। इसी के साथ फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और परा अहम नामक 3 घटकों को विशेष महत्व दिया था। तो ये तीनों घटक एक सुसंगठित और समरस इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन, बात हम करते हैं इदम, अहम और परा अहम। ये तीनों क्या होते हैं, सुसंगठित और समरस इकाई के रूप में। तो इसके रूप में ये कार्य करते रहते हैं। तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेता है और वह सुसमायोजित व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाता है। किंतु यदि इन तीनों घटकों में संघर्ष की स्थिति होती है तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में समायोजन करने में असमर्थ होता है। तो यहां हम एक एक घटक की बात करते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं किसकी, इदम। तो इदम है क्या, इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। इदम क्या होता है, यह जन्मजात प्रकृति का होता है, पहली चीज। दूसरी, इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की क्या होती हैं, मूल वासनाएं, मूल प्रवृत्तियां और दमित इच्छाएं। इसके अंतर्गत मूल वासनाएं, मूल प्रवृत्तियां
और दमित इच्छाएं। इसके अंतर्गत इदम या इड के में मुख्य रूप से यही तीन चीजें कौन कौन सी, मूल वासना, मूल प्रवृत्ति और दमित इच्छा। और इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता। इदम क्या करता है, यह किसी प्रकार का तनाव क्या करता है, सहन नहीं कर सकता। तो इदम की जब बात करते हैं तो इदम पूर्णतया अचेतन में कार्य करता है। इदम क्या करता है, इदम पूर्णतया अचेतन में कार्य करता है। वहीं जब हम किसकी बात करें, अहम की बात करते हैं, तो अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। अहम किससे संबंध रखता है, यह वास्तविकता के साथ संबंध रखता है और व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या करता है, व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। तो अहम की बात हम करते हैं, यह आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। ये अहम क्या होता है, अहम आंशिक रूप से चेतन व आंशिक रूप से अचेतन, इन दोनों में कार्य करता है। वहीं जब हम परा अहम की बात करते हैं, जिसे हम सुपर ईगो की बात करते हैं, तो परा अहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। परा अहम किससे होता है, हमारी जो सामाजिक मान्यता, सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान, तो इनसे संबंधित होता है और मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए प्रेरित करता है। और परा अहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। परा अहम क्या होता है, यह पूर्णतया चेतन से निर्धारित होता है। तो यदि हम बात करें तीनों की, इदम, अहम और परा अहम, और उधर हमने तीन पक्ष देखा था, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो यहां जब हम बात करते हैं, जैसे इदम की बात करते हैं, तो इदम क्या है, दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति का प्रयास करता है। इदम ये क्या करता है, तत्काल पूर्ति चाहता है, किसकी, दमित इच्छा की। जो दमित इच्छाएं हैं वह इनकी तत्काल पूर्ति चाहता है। और यह माना गया कि इदम क्या है, इसे पार्श्विक प्रवृत्ति का माना गया। इदम बिल्कुल पार्श्विक प्रवृत्ति के जैसा होता है, इसीलिए इसे पार्श्विक प्रवृत्ति, या ये भी कह देते हैं कि यह पार्श्विक इच्छा की पूर्ति, पार्श्विक इच्छा की पूर्ति। वहीं जब हम बात किसकी करते हैं, अहम की, तो अहम के अंतर्गत क्या होता है, यह वास्तविक धरातल से तालमेल का प्रयास करता है। अहम क्या करता है, यह वास्तविक धरातल से तालमेल का प्रयास करता है। तो इनमें तालमेल के प्रयास के साथ साथ होता क्या है, यह वास्तविक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। अहम क्या करता है, यह वास्तविक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें परा अहम में सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं, जो हमारी सामाजिक मान्यता और परंपरा, इनके अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। कौन, वो परा अहम। और वहीं सामाजिक नियंत्रण का
प्रतिनिधित्व भी करता है। कौन? परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो इदम है और परा अहम है, इनके मध्य संघर्ष चलता रहता है। अर्थात इदम और परा अहम के मध्य क्या होता है? इनके मध्य संघर्ष क्या है? वह एक आम बात है, सामान्य बात है। आम बात कहें या इसी को हम कहें कि एक सामान्य बात है। किंतु इनके मध्य जो संघर्ष चलता है वह कब अस्थायी होता है? अहम, वो क्या होता है? अहम की जो भूमिका होती है वह क्या होता है? समायोजन करा देता है। अहम चूंकि वास्तविकता से संबंध रखता है और यहां अहम का दृढ़ और क्रियाशील होना आवश्यक है। अर्थात अहम क्या होगा? अहम अपने में दृढ़ और क्रियाशील होगा। तो इस प्रभाव के कारण यह संघर्ष जो होता है, यह संघर्ष किस रूप में दिखाई देता है? यह अस्थायी रूप में होता है। किंतु यदि अहम क्या होता है? अहम यदि कमजोर पड़ जाएगा, अहम यदि कमजोर हो जाएगा तो इदम और परा अहम के मध्य जो संघर्ष होता है वह क्या होगा? वह प्रभावी होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा? व्यक्ति का व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। अर्थात वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाएगा। तो ये सिगमंड फ्रायड का हमने आपको बताया अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, और दूसरा पक्ष बताया इदम, अहम और परा अहम। अब हम आगे बात करते हैं आगे। फ्रायड ने इस प्रकार से यदि देखा जाए तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है तो वास्तव में क्या होता है? उसके इदम, अहम और परा अहम के बीच परस्पर अंतःक्रिया और समायोजन का परिणाम होता है। यह तो फ्रायड ने बताया। उसके आगे फ्रायड ने चर्चा किया मानव जीव को। उन्होंने क्या कहा? एक जटिल तंत्र कहा। फ्रायड ने मानव जीव जो है उसे क्या बताया? उसे जटिल तंत्र बताया। अर्थात कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात किया। जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसे उन्होंने क्या कहा? कि वह एक जटिल तंत्र है। और कहा कि इस जटिल तंत्र में जो ऊर्जा होती है, उन्होंने दो प्रकार की ऊर्जा की बात की। एक को कहा शारीरिक ऊर्जा और दूसरे को कहा मानसिक ऊर्जा। तो जो शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल एनर्जी, तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी की सहायता से क्या होता है? शारीरिक क्रियाएं संपादित होती हैं। जो भी जीवधारी है उसकी शारीरिक क्रियाएं जितनी भी हैं वह किससे होती हैं? वह शारीरिक ऊर्जा से संपादित होंगी। शारीरिक क्रिया जैसे चलना, दौड़ना आदि। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, या लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है? हमारा जो फिजियोलॉजिकल वर्क है, शारीरिक कार्य है, ये उससे संबंधित है। वहीं जब हम मानसिक ऊर्जा की बात करते हैं तो इस ऊर्जा की सहायता से व्यक्ति मानसिक क्रियाकलाप को संपादित करता है। मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति क्या करता है? मानसिक क्रियाकलाप। जैसे बात हम करते हैं मानसिक क्रियाकलाप की, इसके अंतर्गत आपका स्मरण है, चिंतन है, इस तरह की जो भी मानसिक क्रियाएं हैं वह आपकी आ जाएंगी किसमें? मानसिक क्रियाकलाप या मानसिक ऊर्जा के अंतर्गत ये क्रियाएं संपादित होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने
ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात किया, फिर इन्होंने व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलू पर विचार किया, जो उसका डायनेमिक एस्पेक्ट है, गत्यात्मक पक्ष। तो सिगमंड फ्रायड ने जो गत्यात्मक पक्ष की बात किया, तो उसमें उन्होंने मूल प्रवृत्ति, चिंता और मनोरचना की बात की। व्यक्तित्व के अंतर्गत उन्होंने किसकी बात किया? गत्यात्मक पक्ष। इसमें 3 चीजों की बात की इन्होंने। एक बात किया इन्होंने मूल प्रवृत्ति की, इंस्टिंक्ट की। दूसरी बात किया इन्होंने चिंता, और तीसरी बात किया इन्होंने मनोरचना। तो जब हम मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को जो है जीवन और मृत्यु 2 प्रकार की प्रवृत्तियों में बांटा। मूल प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने 2 खंडों में बांटा। एक को कहा जीवन मूल प्रवृत्ति, वहीं दूसरे को कहा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत जब सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जितने भी रचनात्मक और सकारात्मक कार्य हैं वह जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके द्वारा जो नियंत्रित होगा वह जितने भी रचनात्मक कार्य व सकारात्मक व्यवहार वह किससे नियंत्रित होते हैं? वह आपके जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। वहीं जितने विध्वंसात्मक कार्य और आक्रामक व्यवहार होते हैं, इसके द्वारा जितने विध्वंसात्मक कार्य और आक्रामक व्यवहार, यह किससे नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है इससे आपके मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। तो यहां यौन व्यवहार के विशेष महत्व को स्वीकार करते हुए सिगमंड फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया। उन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष किस पर? यौन मूल प्रवृत्ति। इस पर उन्होंने बल दिया और यह बताया कि इससे संबंधित जो ऊर्जा होती है उसे उन्होंने यौनिक ऊर्जा या उसी को नाम दिया। इस पर प्रश्न भी बहुत आता है, उसी को नाम दिया लिबिडो। लिबिडो के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो यौन मूल प्रवृत्ति है या यौनिक ऊर्जा की बात करते हैं या यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को उन्होंने लिबिडो नाम दिया। और लिबिडो की अभिव्यक्ति केवल यौन क्रियाओं में होती है और मानव जाति के प्रजनन में इसका विशेष महत्व होता है। तो इस तरह सामान्य व्यक्तित्व में जीवन और मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में एक ऐसा संतुलन, एक बैलेंस स्थापित होता है जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक होती है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति की जो प्रवृत्ति है वह लगभग गौण भूमिका को अदा करती है। फिर दूसरी बात उन्होंने किसकी किया? चिंता। दूसरी बात किया उन्होंने एंजाइटी या चिंता। तो चिंता के अंतर्गत इदम, अहम और पराहम के गत्यात्मक समायोजन से में चिंता क्या करती है? वह व्यक्ति को संभावित खतरों से सावधान करती है। जो इदम, अहम और पराहम के मध्य जो संक्रमण की स्थिति होती है वह चिंता ही उसे क्या करती है? सावधान करती है। और फ्रायड महोदय ने चिंता के 3 प्रकार का उल्लेख किया: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। चिंता में 3 प्रकार की चिंता का उल्लेख किया। पहले को बताया वास्तविक चिंता,
दूसरा तंत्रिकागत चिंता और तीसरा नैतिक चिंता। तो जो वास्तविक चिंता की बात सिगमंड फ्रायड ने किया, उन्होंने कहा कि बाह्य वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरे क्या है वास्तविक चिंता के अंतर्गत, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, आग, दुर्घटना, इनके प्रति की जाने वाली चिंता को फ्रायड ने वास्तविक चिंता कहा। वहीं तंत्रिकागत चिंता की बात करते हैं तो इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाने की चिंता। तंत्रिकागत चिंता क्या है? इदम की इच्छा पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाने की चिंता। नियंत्रण न कर पाने की चिंता क्या है? तंत्रिकागत चिंता। और इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति को आशंका बनी रहती है कि वह क्या अपनी आक्रामक और यौन इच्छाओं पर शायद संयम नहीं रख सकेगा। वहीं नैतिक चिंता की बात करते हैं तो नैतिक चिंता में परा अहम के अनुरूप कार्य करने में अहम द्वारा दी जाने वाली चुनौती, यानी परा अहम जो सामाजिक मूल्य प्रतिमान, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें अहम के द्वारा क्या होती है? चुनौती। इससे संबंधित जो चिंता, एंजाइटी होती है, वह किस में जाती है? वह नैतिक चिंता में जाती है। मनोरचना अगला खंड है सिगमंड फ्रायड का। मनोरचना के अंतर्गत उन्होंने जो चिंता, यानी 3 प्रकार की चिंता की बात की है, वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। तो इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए क्या होता है? एक रक्षात्मक प्रक्रम का उपयोग व्यक्ति करता है। तो उसी रक्षात्मक जो प्रक्रम की बात है उसी को सिगमंड फ्रायड ने मनोरचना या मेंटल मैकेनिज्म कहा है। तो मनोरचना का क्रम उन्होंने दिया कि किस प्रकार वह चिंताओं से रक्षात्मक अपना उपाय करता है, जो रक्षात्मक प्रक्रम का उपयोग करता है। उसमें सबसे पहला खंड दिया है मनोरचना, ब्रैकेट में रक्षात्मक प्रक्रम। और किससे रक्षात्मक प्रक्रम है? चिंता से। तो पहला उन्होंने रक्षात्मक प्रक्रम कहा दमन। तो दमन, इसमें व्यक्ति अपनी असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं को दबाकर उनका दमन कर लेता है। जो भी व्यक्ति की असामाजिक या अनैतिक इच्छा होती है, व्यक्ति क्या करता है? उनका दमन कर लेता है, उसको दबा देता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है तार्कीकरण। दूसरा प्रक्रम में दिया फ्रायड महोदय ने तार्कीकरण। तार्कीकरण में व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तार्किक व्याख्या करके अपनी अनुचित इच्छाओं का त्याग करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति की जो इच्छा है वह उसकी क्या करता है? उसकी तार्किक व्याख्या करता है। और यही तार्किक व्याख्या करके वह अपनी इच्छाओं की क्या करता है? त्याग करता है। फिर तीसरे पे उन्होंने बताया, तीसरे पायदान पर प्रतिगमन। तीसरे पायदान पर प्रतिगमन। तो प्रतिगमन की बात जब हम करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या करता है व्यक्ति? बाल्यावस्था के व्यवहार की ओर लौटकर अपनी चिंता का प्रस्फुटन करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? बाल्यावस्था के व्यवहार की ओर लौटकर, बाल्यावस्था की ओर लौटकर वह क्या करता है? अपनी जो भी चिंता होती है उसका प्रस्फुटन करता है। फिर चौथा उन्होंने बताया विस्थापन।
विस्थापन के अंतर्गत इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे रूप में बदलकर उसको प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? इच्छा का रूप परिवर्तित करके, इच्छा का रूप परिवर्तन करके। और पांचवा है प्रक्षेपण। इसमें करता क्या है व्यक्ति? अपनी जो भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं वह दूसरों पर प्रक्षेपित कर देता है, अर्थात दूसरों के माध्यम से उसकी पूर्ति कराता है। तो यह रक्षात्मक प्रक्रम या मेंटल मैकेनिज्म या मनोरचना की बात की। और ये विभिन्न प्रकार के जो रक्षात्मक प्रक्रम हैं व्यक्ति को आंतरिक व बाह्य तनावों से बचाकर उनको समायोजन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये रक्षात्मक प्रक्रम की बात किया। और लास्ट में सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक विकास की बात किया, अर्थात उन्होंने जन्नेंद्रिय विकास की बात किया, जन्नेंद्रिय अवस्था का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया है और इसी को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में लैंगिक ऊर्जा, जो व्यक्तित्व का विकास है, इसमें उन्होंने ये माना कि व्यक्ति क्या करता है, उसमें जो विकास होगा लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को प्रमुख रूप से माना। इसमें सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक ऊर्जा या इसी को नाम दिया है उन्होंने लिबिडो। इसको उन्होंने क्या माना? इसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना। अर्थात व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन बिना लिबिडो के अध्ययन के पूर्ण नहीं हो सकता। तो उन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग? जिसमें पहली भाग को उन्होंने कहा मुखावस्था। तो मुखावस्था में जन्म से लगभग 1 वर्ष तक शिशु मुखावस्था में रखकर, कब से कब तक? जन्म से 1 वर्ष तक व्यक्ति मुखावस्था में रहकर मुख द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, काटना आदि से लैंगिक सुख प्राप्त करता है। और मुखावस्था में मुखवर्ती उत्तेजन के कम होने पर, जब मुखावस्था में मुखवर्ती उत्तेजन कम होता है, अर्थात यहां पर कामुकता का क्षेत्र क्या है? जो कामुकता क्षेत्र है, कामुकता क्षेत्र कहां है? मुख है। तो उसका उत्तेजन जब कम होने पर कालांतर में मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और अधिक होने पर मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होता है। दूसरी अवस्था का उल्लेख उन्होंने किया, गुदावस्था। दूसरी अवस्था गुदावस्था, एनल स्टेज की बात किया। तो गुदावस्था की बात उन्होंने किया कि प्रथम वर्ष के समाप्त होने और 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है, अर्थात 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक यह चलती है। यह अवस्था 1 से लेकर 3 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में, गुदावस्था में, बालक मलमूत्र त्याग करने में लैंगिक सुख प्राप्त करता है। और इस अवस्था में अधिक उत्तेजन होने पर या अधिक उत्तेजना के होने पर वयस्कावस्था में गुदा आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होता है, जो व्यक्ति को क्रूरता, विद्वेष, अस्तव्यस्तता या तोड़फोड़ जैसे गुणों से परिलक्षित करता है। तीसरी अवस्था की बात, यहां पर हम बात करेंगे कि यहां इसका कामुकता क्षेत्र क्या है? इसका कामुकता क्षेत्र गुदा है। फिर तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था आपकी है शैशनावस्था या फैलिक स्टेज। तीसरी अवस्था शैशनावस्था या फैलिक स्टेज की बात करते हैं। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। यह अवस्था 3 से 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है।
और इस अवस्था में होता क्या है कि यह लिंग प्रधान अवस्था, यह अवस्था क्या है, शिश्न पर आधारित है। लिंग प्रधान अवस्था में लड़का अपनी मां से लगाव रखता है और लड़की अपनी पिता से लगाव रखती है। तो लड़के का मां से लगाव रखना, जिसे फ्रायड ने मातृ मनोग्रंथि कहा, और पिता से जो लगाव होता है उसे उन्होंने पितृ मनोग्रंथि की बात की। जो ओडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात किया वह इसी अवस्था में आपका आता है। और इन दोनों मनोग्रंथियों का समुचित समाधान न होने पर बालक और बालिका में नैतिकता विकसित नहीं होती, अर्थात इनका सही समाधान हो जाने पर नैतिकता का विकास होगा और समाधान न होने पर नैतिकता का विकास उचित नहीं होगा, और समाधान न होने पर इसका दुष्प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो शैशनावस्था में अत्यधिक जब उत्तेजना होने पर लड़कों में सेखीबाजी, उतावलापन, उच्चाकांक्षा जैसे गुण, और लड़कियों में क्या होता है, सम्मोहकता, स्वच्छंदता जैसे गुण विकसित होते हैं। चौथी अवस्था के पहले आने के कि यहां एक चीज ये जान लीजिए कि इस अवस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वह कहां होता है, वह लिंग पर होता है। फिर चौथी अवस्था जब आपकी बात करते हैं तो वह क्या है, अव्यक्तावस्था। नाम से ही क्लियर है, अव्यक्त। और यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर और 12 वर्ष की आयु तक चलती है। यह 6 से 12 वर्ष की आयु तक चलती है। और यह अवस्था अगर आप ध्यान दीजिए तो यह अवस्था किसके कालीन है, बाल्यावस्था। तो यहां अव्यक्तावस्था में होता क्या है, लैंगिक इच्छाएं क्या होती हैं, प्रायः सुप्त रहती हैं। किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था दोनों की पूर्व की अवस्था की बात हम करते हैं, यहां बालक की इच्छाओं का उदात्तीकरण हो जाता है और बालक बालिकाएं लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, यानी वह अपनी क्रियाओं के माध्यम से इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसे नहीं। तो यहां यदि अव्यक्तावस्था की बात करें तो यहां पर कोई भी नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता, यहां कोई नया क्षेत्र विकसित नहीं होता। और 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो 5वीं अवस्था है हमारी जननेंद्रिय अवस्था। तो जननेंद्रिय अवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह अवस्था 12 वर्ष से निरंतर आगे की ओर बढ़ती है, यानी यह अवस्था 12 प्लस से आगे बढ़ती है और यह अवस्था अंतिम अवस्था है जो कि 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। इसमें किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित रहती है। किशोर और किशोरियों में किशोरावस्था के दौरान अनेक प्रकार के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उनकी जननेंद्रियां विकसित होती हैं, उनमें विषमलिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत करने, उठने बैठने व रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसे फ्रायड ने समलिंग कामुकता कहा। और धीरे धीरे यही समलिंग कामुकता का विकास कम होते हुए वह विषमलिंग कामुकता की ओर विकसित होने लगती है। तो यहां की स्थिति क्या होती है, पहले समलिंगी कामुकता की बात करते हैं, फिर उससे आगे की ओर वह विषमलिंगी कामुकता की ओर अग्रसित होती है। तो यह आपका क्या था, यह आपका सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इस सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कहां किया जाता है। तो इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है वह मुख्यतः जो किया जाता है वह स्वप्न विश्लेषण में किया जाता है। इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण
अनुप्रयोग है किसमें है, स्वप्न विश्लेषण में किया जाता है, ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं। वहीं मनोविकृति में किया जाता है, जो हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। तो इसका दूसरा उपयोग कहां किया जाता है, मनोविकृति में। और तीसरा जो है वह किसमें किया जाता है, साइकोथेरेपी अर्थात मनोचिकित्सा। इसका अनुप्रयोग तीसरा जो किया जाता है वह कहां किया जाता है, मनोचिकित्सा। तो ये तीन क्या हैं, इस सिद्धांत के अनुप्रयोग यहां किए जाते हैं। दोस्तों ये आपका साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई ऊर्जा नई जोश के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।